प्रीमियम रिहैब सेंटर में चले गए हैं, साइकियाट्रिस्ट भी अच्छा है, 3 महीने बिल्कुल टीटोटलर जैसे रहे, कोई इनटेक नहीं हुआ और जैसे ही घर वापस आए 15 दिन बाद फिर से ही प्रॉपर अल्कोहल इनटेक ऐसे स्टार्ट हो बहुत से गया। केसेस जाता देखे। है कि कोई क्रॉनिक इंटेकर है तो उसको सडन अल्कोहल अब्रप्ट करके हम मेडिसिन पर स्टार्ट कर सकते हैं ओपीडी बेसिस पर, या उसको आईपीडी मतलब भर्ती करना ही आवश्यक है। इसका कोई गाइडलाइंस है सर? अभी नशा मुक्ति केंद्र कोई भी खोल सकता है क्या? मतलब आपने कहा कि अभी साइकियाट्रिस्ट भी नहीं होते, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं होते हैं और नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। सर स्वागत है आपका। थैंक्स अ लॉट। इंडिया में अभी जो एक डायनेमिक चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, देखने में आ रहा है कि एडिक्शन काफी बढ़ रहा है। यूथ एडिक्शन को ग्लैमराइज कर रहा है, या टेलीविजन, सोशल मीडिया, मूवीज। सर ये एडिक्शन क्या है और ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, आपका बहन कहना बिल्कुल सच है कि एडिक्शन जो है वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से, प्रोपेगेंडा की वजह से या ग्लैमराइजेशन की वजह से बढ़ रहा है। उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है। जब हम फिल्मों में मूवी स्टार्स को स्टंट सीन करते देखते हैं, सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, तो हमें लगता है शायद ये बहुत ही लाभकारी चीज है। तो उसके पीछे जो वार्निंग्स भी लिखी जाती हैं वो कई बार टीवी के ऊपर इतनी छोटी लिखी जाती हैं कि शायद इंसान इग्नोर कर देता है। बिल्कुल सही। फिर जैसे जैसे विकास हुआ, समझ आई, तो सरकारों ने जो सिगरेट के पैक्स हैं उनके ऊपर वार्निंग सिग्नल्स बढ़ाए हैं। पर फिर भी ये देखने में आता है कि अगर आप निकोटीन की बात करें तो गांवों में उसकी पहुंच बहुत गहरी है। जो एडिक्शन से रिलेटेड सर्वे हुआ है इंडिया में, वो ये बताता है कि 18 साल से ऊपर की करीब करीब 22% आबादी शहरों और ग्रामीण में मिला के निकोटीन या तंबाकू का सेवन कर रही है। 5% से ऊपर की आबादी शराब का सेवन कर रही है। 1% से ऊपर की आबादी गांजे का सेवन कर रही है। और बाकी नशे भी हैं जो अफीम से रिलेटेड हैं, या सेडेटिव्स से रिलेटेड हैं, या स्टिमुलेंट से रिलेटेड हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंसान ये सोच के नशा करना चालू करता है कि शायद नशा करने से मेरा तनाव या टेंशन कम होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि ये नशे की पदार्थ जो है दिमाग के ऊपर असर करती हैं। तो कुछ समय के लिए उसे लगता है कि उसका टेंशन कम हुआ है, पर समय के साथ में वो और गंभीर प्रॉब्लम के रूप में जन्म लेता है। कि पहले तो सिर्फ एक स्ट्रेस था थोड़ा बहुत लाइफ में, अब एक उससे विकराल समस्या उसने खुद पैदा कर ली है कि वो धीरे धीरे उस नशे का आदी हो गया है, उसके लत लग गई है। और जब इंसान की नशे की लत बढ़ती है तो उससे क्राइम्स भी बढ़ते हैं, सुसाइड भी बढ़ते हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं, बिजनेस और जॉब खराब हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, और हेल्थ के इतने नुकसान हैं जितने शायद अभी लोगों को मीडिया में बताए भी नहीं गए। अगर सिर्फ निकोटीन की बात करें तो निकोटीन तरह तरह के कैंसर करने के साथ में लंग से रिलेटेड बीमारियां भी करता है, सीओपीडी करता है, पेट से रिलेटेड बीमारियां करता है, अल्सर्स करता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियां करता है, और अलग अलग तरह के एलर्जीज करता है। तो हेल्थ जो हैजार्ड्स हैं किसी भी नशे के, चाहे वो निकोटीन हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ओपियम हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो कोकेन हो, वो इतने ज्यादा हैं कि जब तक इंसान को एहसास होता है कि वो इस ट्रैप में फंस चुका होता है, तो एहसास उसे आमतौर पे लेट होता है कि अब मैं कैसे निकलूं बाहर। और निकलने का रास्ता उस जंजाल से या दलदल से आमतौर पर आसान नहीं होता। उसके लिए एक सफल नशा मुक्ति अभियान की आवश्यकता होती है। उसके लिए प्रॉपर ट्रेन्ड प्रोफेशनल चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए जिससे कि वो नशा छोड़ पाए। सर एडिक्शन को हम एक बीमारी के जैसे देखते हैं, तो हर बीमारी का एक एज ग्रुप होता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि कौन बीमारी कब से चालू होगी। तो ये जो एडिक्शन की बीमारी है, ये किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा पाई जा रही है, और ये वो कौन लोग हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिनको ज्यादा वॉच की आवश्यकता है, ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग की आवश्यकता है? आपने बहुत सही किया। किसी भी बीमारी के लिए सबसे पहली चीज आती है बायोलॉजिकल या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में ऑलरेडी कोई नशे का आदी रहा है तो उसके नशे के आदी बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर आमतौर पे किस एज में स्टार्ट होती है? आमतौर पे पीयर प्रेशर के कारण
15 से 25 साल की एज में नशे की प्रॉब्लम ज्यादा चालू होती है। कुछ लोग लेट भी चालू करते हैं, पर चालू करने का जो एज ग्रुप है, कि दोस्त बोलते हैं कब तक दूध पियोगे, अब तो शराब ट्राई करो, अब तो सिगरेट ट्राई करो, और इंसान उस बहकावे में आके या अज्ञान में या जिसे जानकारी नहीं है, तो वो उस नशे की धीरे धीरे लेना चालू कर देता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, 10 लोगों के बीच रहते हैं, उन्हें अकेले में नशा करने का उतना मौका नहीं मिलता। जो हॉस्टल के अकेले कमरों में रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो सही। अकेलापन उसे बढ़ा सकता है। फिर इंसान की लाइफ में कोई स्ट्रेस आया, कोई तनाव आया, ब्रेकअप हुआ, कई बार ऐसा देखा जाता है उस अवधि के दौरान, फाइनेंशियल स्ट्रेस की अवधि के दौरान या कोई स्ट्रेस के दौरान, वो नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होता है जिस वजह से नशे की लत पड़ती है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पीयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो बनी रहती है। और एक बार नशे की लत आ जाए तो नशे की लत जो है, दिमाग में जो हमारा बेसिक डोपामिनर्जिक रिवॉर्ड सिस्टम है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है, जिससे दिमाग के रसायनों में ऐसा परिवर्तन आता है कि दिमाग सफलतापूर्वक कार्य ही नहीं कर पाता जब तक उसे वो नशा मिल ना जाए। तो कई ऐसे शराबी भी हो सकते हैं जिन्हें सवेरे आंख खोलने के लिए भी शराब की जरूरत पड़े। कई ऐसे सिगरेट पीने वाले हो सकते हैं जिन्हें सवेरे लैट्रिन करने के लिए सिगरेट की जरूरत पड़े। आम इंसान को तो आ जाती है जो नशा नहीं करता, पर जो नशा करने लग जाता है उसकी बेसिक बॉडी की फिजियोलॉजी है और जो बेसिक ब्रेन का बायोकेमिस्ट्री है, वो इस तरह से चेंज हो जाता है कि उस नशे जब तक नहीं मिलता उसकी बॉडी सही से काम ही नहीं कर पाती। उसकी लाइफ को छोटी छोटी खुशियां खुशी नहीं दे पाती, छोटी छोटी सक्सेस उसे खुशी नहीं दे पाती, क्योंकि उसे खुशी जो मिलने लगी है वो सिर्फ नशे में मिलने लगी है। और यही एक ट्रैप है जिसे नशा मुक्ति के अंदर तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। सर, आपने बताया निकोटिन के बारे में, आपने काफी बात की। निकोटिन से कैंसर होता है और लोग इसको छोड़ने में भी, इसका भी काफी डिपेंडेंसी हो जाती है कि छोड़ भी नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। हमने सर अल्कोहल के नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में बहुत सुना है, बट निकोटिन छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र इस तरीके की भी कोई चीजें हैं? हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में बी ब्लॉक के बेसमेंट में एक टोबैको सजेशन सेंटर चलता है। उसके अंदर काफी पेशेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। वहां पे उन्हें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है, और इसके अलावा जो दूसरी एंटी क्रेविंग ड्रग्स है फॉर निकोटीन, देयर आर टू मेडिसिन विच कैन बी यूज्ड। एक होती है वेरेनिक्लिन, एक होती है बुप्रोपियोन। तो ये भी उन्हें दी जा सकती है। आमतौर पे जब कोई इंसान टीबी से ग्रसित हो जाता है या किसी कैंसर से ग्रसित हो जाता है, तब उन डिपार्टमेंट्स के लोग उन्हें टीसीसी या टोबैको सजेशन सेंटर में भेजते हैं, और जहां पे उनकी काउंसलिंग और उपचार होता है। ऐसे ही टीसीसी अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, पर शायद इसकी भी अभी जागरूकता की कमी है। जितने लोग ज्यादा आएंगे ऐसे टोबैको सजेशन सेंटर में, उतना ही समाज के लिए अच्छा है। कई बार सर लोग खुद से सोचते हैं कि मैं अपनी विल पावर मजबूत करूंगा, कहीं जाकर कसम खा लूंगा तो अब दोबारा नहीं लूंगा, और फिर ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो फिर से लेना चालू कर देते हैं कि हमने तो जरा सी ली थी और फिर से चालू हो गई है। सर, कितना चांसेस है कि कोई व्यक्ति जो कि नशा का आदी हो चुका है, खासकर तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल, तो वो खुद से भी छोड़ सकता है? देखिए, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ विल पावर के बेस पे छोड़ा भी है, पर विल पावर उनकी कब तक बनी रहती है? 6 महीने तक उनकी विल पावर बनी रही, फिर किसी दिन एक दोस्त ने हाथ पकड़ के खींच लिया और बोला आओ बैठो साथ में, और वो उस विल पावर को मैंने मेंटेन नहीं कर पाया और वो पिघल गया। इसके लिए जो एंटी क्रेविंग मेडिसिन हैं वो इफेक्टिव रहती हैं। एंटी क्रेविंग मेडिसिन हर सब्सटेंस की अलग अलग हो सकती हैं। अल्कोहल के लिए अलग हो सकती हैं, कैनाबिस के लिए अलग हो सकती हैं, ओपियम के लिए अलग हो सकती हैं। तो एंटी क्रेविंग मेडिसिन जो हैं अलग अलग मैकेनिज्म से काम करती हैं। तो वो एक तरह से साथ में अगर ली जाए तो जो सक्सेस रेट होगा डी एडिक्शन का वो बेहतर होगा। और सर, ये जो सेंटर्स हैं एक्सेसिबल भी है और अफोर्डेबल भी है? देखिए, नशा मुक्ति के केंद्र के नाम पे बहुत से सेंटर चल रहे हैं जो कि मुझे उतने सही नहीं लगते, क्योंकि वहाँ कई बार पेशेंट्स को बांध के रखा जा रहा होता है, अमानवीय कंडीशन में रखा जा रहा होता है,
वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होते, प्रॉपर स्टाफ नहीं होते। इसमें अच्छी बात यह है कि अब नशा मुक्ति केंद्र जो है वो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर आने वाले हैं। एक बार वो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिक सोशल वर्कर की मौजूदगी अनिवार्य होगी। अगर वो होता है तो नशा मुक्ति केंद्रों का जो नियंत्रण है वो एक तरह से बेहतर होगा, और उससे जो हमें खबरें सुनने को मिलती है कि नशा मुक्ति केंद्र में किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी मार मार कर उसके हत्या कर दी गई, वो समस्याएं सुनने को नहीं मिलेंगी। सर अभी नशा मुक्ति केंद्र कोई भी खोल सकता है क्या? मतलब आपने कहा कि अभी साइकेट्रिस्ट भी नहीं होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं होते हैं और नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, तो ये कौन बहुत से लोग हैं चल जो रहे खोल हैं, लेते हैं? बहुत से चल रहे हैं। ज्यादातर को जो परमिशन दी गई है वो सामाजिक न्याय विभाग से दी गई है, और अभी उनके कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स निर्धारित नहीं है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स निर्धारित ना होने की दशा में जो मिनिमम स्टाफिंग पैटर्न है वो नहीं रखा जा रहा है, और इस वजह से भी ज्यादा तकलीफ। शराब के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि कोई हैवी अल्कोहल इंटेकर है और क्रॉनिकली है, बहुत लंबे समय सालों से ले रहा है, तो वो एकदम से नहीं छोड़ सकता है, उसको कन्वर्जेंस आ सकते हैं, झटके आ सकते बिल्कुल, हैं, उसकी मौत भी हो सकती है। ये हमने हर मरीज को समझाने का प्रयास किया, उसके घर वालों को भी समझाने का प्रयास किया कि शराब पीते पीते मरने में कुछ साल लगेंगे, और अगर आप गलत तरीके से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, बांध के रखेंगे, खाना नहीं देंगे, प्रताड़ित करेंगे, ताने मारेंगे, तो हो सकता है उसकी जान जल्दी चली जाए। उसके लिए जरूरी है, कई पेशेंट्स को हमें एडमिट करके इलाज करना पड़ता है। तो इसके एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसी भी नशे के पदार्थ की इस दशा में करीब करीब 10 दिन का पीरियड है, जहां पे जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं नशा नहीं करने की वजह से, उनका इलाज किया जाता है, उनको एंटी क्रेविंग मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार शराब पी रहा है, एकदम से छोड़ता है, तो वो हो सकता है पागलों जैसा व्यवहार करे, जिसे हम डेलिरियम ट्रेमेंस कहते हैं, या उसे ऐसी आवाजें सुनाई देनी चालू हो जाए, या ऐसे दृश्य दिखाई देने हो लग जाए, हेलुसिनेशंस टाइप के, जो वास्तविकता में नहीं है, या विड्रॉल सीजर्स जैसे आपने कहा मिर्गी के दौरे टाइप के, वैसे आ सकते हैं। तो उनका जो उचित इलाज है वो दवाइयों के माध्यम से किया जा सकता है। अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती करके किसी मरीज का इलाज करते हैं तो उसे नशे की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका इलाज एकदम से नशा छोड़ के दवाई के माध्यम से किया जा सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति घर पे ये ट्राई कर रहा है अपने आप से, तो डेंजरस हो सकता है। कायदे से उसे किसी मनोचिकित्सक या डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही उपचार कराना चाहिए। सर ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई क्रॉनिक इंटेकर है तो उसको सडन अल्कोहल अब्रप्ट करके हम मेडिसिन पर स्टार्ट कर सकते हैं ओपीडी बेसिस पर, या उसको आईपीडी मतलब भर्ती करना ही आवश्यक है? इसका कोई गाइडलाइंस है सर? डोज ऑफ अल्कोहल में भी सबसे इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कोई मेरे पास आता है कि सर मैं 2 या 3 पैक डेली पीता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ओपीडी बेसिस का मेडिसिन भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे मालूम, मुझे कितना लोरेजिपाम देना है या कितना क्लोरडाइजिपोक्साइड देना है, कितनी मात्रा में कितनी दवाई देनी है। तो हम आमतौर पे उस मरीज को ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें 10 दिन की दवाई लिख रहे हैं, अगर तुमने नहीं पिया बीच में तो हम तुम्हें बिना भर्ती के ठीक कर देंगे, ठीक है। पर कोई अगर मेरे पास आता है, जैसे कल एक पेशेंट आया, उसने कहा मैं 10 कैन बियर के डेली पीता हूँ, तो मैंने उसे खुद ही कह दिया कि एकदम से बंद मत करना, अगर तुम भर्ती हो सकते हो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम छुड़वाएंगे, और अगर इतनी अल्कोहल में तुम एकदम से बंद करोगे तो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो हम तुम्हें, क्योंकि भर्ती होने को तैयार नहीं हुआ, तो हमने उसे मेडिसिन लिख के दी, और मैंने कहा जितनी कम में तुम्हारा काम चल जाए एक बार उतनी लेना, और 10 दिन के अंदर अंदर तुम वापस एडमिट के लिए जरूर आ जाना, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे को कोई इंपॉर्टेंट काम है, 2 दिन में ये प्रोग्राम है, 4 दिन में वो है, तो तुम 10 दिन में सारे काम निपटा के आ जाओ, हम आराम से इलाज कर लेंगे भर्ती करके। पर हैवी अल्कोहल इंटेक, हैवी जो भी कैनाबिस है या ओपियम है, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है। सर कई बार ऐसा देखने में आता है कि प्रीमियम रिहैब सेंटर में चले गए हैं, साइकेट्रिस्ट भी अच्छा है, 3 महीने बिल्कुल टीटोटलर जैसे रहे, कोई इंटेक नहीं हुआ, और जैसे ही घर वापस आए 15 दिन बाद से ही प्रॉपर अल्कोहल इंटेक ऐसे स्टार्ट हो बहुत से गया। केसेस देखे हैं। आप किस भावना से गए? क्या आपको लग रहा था कि आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती बंद किया जा रहा है, या आपका खुद का मोटिवेशन था? पहली चीज ये है। तो जो लोग खुद से मोटिवेटेड नहीं थे, जिन्हें जबरदस्ती भेजा गया, जिन्हें वो जगह चाहे कितनी भी प्रीमियम थी पर जेल जैसी लगी, तो उसके अंदर एक भावना है कि अब मेरी छुड़ा के दिखाओ, ठीक है।
तो जब ये भावना आई तो उसने सबसे पहला काम निकलने के बाद क्या किया कि ठीक है, तुम्हारे इतने पैसे लग गए ना, मैंने तो पी ली, अब तुम वापस करके दिखाओ क्या कर सकते हो। तो सबसे जरूरी चीज है सेल्फ मोटिवेशन। सक्सेसफुल डी एडिक्शन के लिए 3 चीजें मिलना बड़े जरूरी है। हमें पेशेंट का मोटिवेशन या तो उसका खुद का शुरू से होता है, या हमें धीरे धीरे मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी के माध्यम से उसका मोटिवेशन बढ़ाना पड़ता है। सेकंड चीज है फैमिली सपोर्ट। किसी इंसान को ताने देते रहने से, गालियां देते रहने से, उसको प्रताड़ित करने से, उसको ये कहने से कि तुम्हारी वजह से हमारा घर बिक गया, तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो गए, ये सब से नशा नहीं छूटता। सपोर्ट की आवश्यकता है। तीसरा है, जैसे मैंने बताया, मेडिकल केयर। सही मात्रा में दवाइयाँ, सही तरह की दवाइयाँ, सही अवधि में दवाइयाँ, ये बहुत आवश्यक है। तो मोटिवेशन भी होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए, और मेडिकल केयर भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर 3 चीजें बराबर मिलती हैं तो नशा छूटने का सबसे बस सर, आपने बहुत सारी चीज़ों पर हमें डिटेल में बताया, और इससे निश्चित रूप से हम सभी को फायदा होगा। साइकोलॉजिकली और साइकेट्रिक केसेस जो हैं उनके बारे में जानकर लोग डॉक्टर के पास दिखाने पहुंचेंगे, और सही जानकारी होने से वो अपनी बीमारी को, आपने मनित ऐप के बारे में बताया, तो अपनी बीमारी को पकड़ पाएंगे और समय से ट्रीटमेंट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच सर।